नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 35 है हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। डेली आपको टॉप 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो लिस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख सकते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो है इंडियन इकोनॉमी से पूछ रहा है फिस्कल स्लीपेज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू कंडीशन ऑफ फिस्कल स्लीपेज इन एन इकोनॉमी। पहले इस टर्म को समझो, ये होता क्या है। आपने उम्मीद करी थी कि हम बाज़ार जाएंगे, 10 रुपये लेकर के रंग लेकर के आएंगे, मगर आप बाज़ार गए, वहाँ पर खर्चा हो गया आपका 14 रुपया। ठीक है, तो आपने जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। इसको हम कहते हैं फिस्कल स्लीपेज। जितना आप प्लान किए हुए होते हैं, देयर इज डेविएशन इन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कब होता है ये? आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें अनप्लान्ड हो गई, जैसे कि फार्म के लोन को वेव ऑफ कर दिया गया। फार्मर के लोन है उसको माफ़ कर दिया गया, तो पहले से प्लान नहीं था, मगर ये अचानक से किया गया पॉलिसी मेजर को देखते हुए, मतलब इलेक्शन वगैरह को देखते हुए। तो इससे हमारा जो बजट है गड़बड़ा गया। पहला सही है। अगर हमने उम्मीद किया था कि पापा से मेरे को मिलेगा 15 रुपया, मगर पापा ने दिए मेरे को 10 रुपये ही, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी तो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, मान लो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कम हो गई उस साल में, लॉकडाउन लग गया, तो जो आप जीएसटी वगैरह मिलता है, वसूलते हैं आप, वो कम हो जाएगा। तो जो टैक्स कलेक्शन कम हो गया तो आपका इनकम कम हो गया। ये भी एग्जाम्पल है फिस्कल स्लिपेज का, तो सेकंड सही है। इंक्रीज इन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर को बेचते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है ना। तो अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो वो स्लिपेज थोड़े हुआ। आपने पापा के चप्पल को बेच दिया तो आपके पास 10 रुपये थे, चप्पल को बेचा आपने, पापा 5 रुपये और मिले, तो आपका पैसा बढ़ गया ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड के इंक्रीज होने से आपका पैसा बढ़ता है, आपका कैपिटल बढ़ता है। तो आपका तीसरा गलत है, इससे स्लिपेज थोड़े हो रहा है, इससे तो मुनाफा हो रहा है ना। तो 1 और 2 केवल 2 ही सही है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपने समझा कि क्या होता है फिस्कल स्लिपेज, कब कब होता है ये स्लिपेज। अगला सवाल है यूएनएफसीसी के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। इट वॉज एडॉप्टेड एट रियो अर्थ समिट इन 1992। देखो 1992 के अर्थ समिट में 3 जो मेन चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करी गई थी। पहला था यूएनएफसीसीसी, दूसरा था यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यूएनसीबीडी, और तीसरा था कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन सीसीडी। ठीक है, ये 3 कन्वेंशन अडॉप्ट किए गए थे 1992 के अर्थ समिट पे। तो पहला करेक्ट है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, यूएनएफसीसी केवल एक फ्रेमवर्क है। यूएनएफसीसी केवल एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कई सारे एग्रीमेंट्स हैं। समझ गए? जैसे कि पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, अभी पेरिस एग्रीमेंट है। समझ गए बात? अब पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योटो वाले में कुछ बाइंडिंग थी चीज़ें। तो यूएनएफसीसी खुद बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग। ठीक है, फ्रेमवर्क बाइंडिंग नहीं होता। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल है चाहे एग्रीमेंट है, वो हो सकती हैं बाइंडिंग। यूएनएफसीसी कोई मैंडेटरी लिमिट सेट नहीं करता कि आपको इतना ग्रीन हाउस गैस इमिट करना है, इतने से कम करना है, तो इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अब तुम थर्ड लाइन पढ़ो, कितना एब्सर्ड है। इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इलिमिनेट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। चच्चा, अगर तुम ग्रीन हाउस गैस को इलिमिनेट कर दोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ पे होगा ही नहीं, तो हमारा अर्थ ठंडा होकर कुल्फी बन जाएगा ना।
ग्रीन हाउस गैस के कारण ही तो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है। ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो समस्या हो रही है, पहले नहीं बढ़ रहा था, कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं था हमको। तो इलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस को इलिमिनेट कर दोगे तो अर्थ से लाइफ खत्म हो जाएगा। हम जो फालतू गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, उसको हम इमिट कर रहे हैं, उसको कम करना है। तो थर्ड गलत हो गया। आपने 2 और 3 काटा, 3 काटते ही यहाँ से निकल गया, आपका पहला सही है। अगर आपको पहला दूसरा पता नहीं भी होता तो केवल तीसरा एलिमिनेट करके, अगर आपको एनवायरनमेंट का नॉलेज नहीं होता तो आप ज्योग्राफी का नॉलेज यूज़ करके भी अपना आंसर निकाल सकते थे। आप 3 को एलिमिनेट कर दिए होते, आपका आंसर पहला ए आ गया होता। करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यूट्रल रियल इंटरेस्ट रेट के बारे में। ये क्या होता है? न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जहाँ पर हम इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को इतना रखते हैं कि उसका आउटपुट मैक्सिमम हो और एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम हो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, मोटा मोटी कहने का पर्पस ये है कि हम इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरें इतना रखेंगे कि कमोडिटी का प्राइस ना तो घटे ना तो बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन ले लो, स्टील ले लो, कोयला ले लो, इन सब का दाम मैं कह रहा स्टेबलाइज रहे। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल रियल इंटरेस्ट रेट या फिर नेचुरल इंटरेस्ट रेट। समझ गए? तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी और इन्फ्लेशन भी स्टेबल है। तो आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक डेब्ट ऑफ इंडिया के बारे में। कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट एंड पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़। पब्लिक डेब्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल डेट आता है, तो आपका जो पहला है वो करेक्ट है। इन इंडिया द शेयर ऑफ इंटरनल डेब्ट फॉर्म्स अ हायर प्रपोर्शन ऑफ पब्लिक डेट इन इंडिया देन एक्सटर्नल डेब्ट। हमारे यहाँ जो इंटरनल डेट है, मतलब कि जो कर्ज अंदर भारत के अंदर से लिया गया है वो ज़्यादा है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब कि भारत के बाहर जो लोन लिया गया है वो कम है हमारे यहाँ भारत में। तो अब अरे पहला गलत हो गया ना यार, पहला गलत है, दूसरा जो है वो करेक्ट है। तो बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो पब्लिक डेट में इंटरनल और एक्सटर्नल डेट आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ होती हैं ना, वो 3 तरह की होती हैं। इंटरनल, जो आपने भारत के अंदर लोन लिया हो, भारत के किसी बैंक से चाहे किसी इंस्टीट्यूशन से। एक्सटर्नल डेट, मान लो कि किसी विदेशी बैंक से लोन लिया हो। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैक्सिमम रिसाइड्यू लिमिट के बारे में। ये यूज़ होता है किस कंटेक्स्ट में? मैक्सिमम रिसाइड्यू लिमिट का मतलब ये होता है कि किसी फूड क्रॉप में पेस्टिसाइड का कितना % बाकी है, उसमें कितना पार्ट बाकी है। तो इट इज़ लिमिट इन द यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप भारत से आम एक्सपोर्ट करते हो, मैंगो एक्सपोर्ट करते, जैसे कि हमारे यहाँ से जो अल्फोंसो मैंगो है ना, वो हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग कहते क्या हैं कि आपके आम में पेस्टिसाइड कंटेंट ज़्यादा है और वो लोग उसको इंपोर्ट करने से मना कर देते हैं। तो जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट होता है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो किसी फूड प्रोडक्ट में रह जाते हैं। ठीक है, एक कोडेक्स कमेटी होती है, कोडेक्स कमेटी ही तय करती है कि कितना रेसिड्यू मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने 2 बातें सीखी। पहला, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट क्या होता है, और दूसरा, कोडेक्स कमेटी क्या करता है। ठीक है, कोडेक्स कमेटी जो होता है वो डेवलप करता है, मेंटेन करता है पेस्टिसाइड कोडेक्स को, कि किस फूड में कितना पेस्टिसाइड मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। आप सभी को हैप्पी होली,
और मज़े से मनाना। ठीक है, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।